जब मैंने थोड़ा होश संभाला तब तक मैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर हो चुका था। तब मुझे खुद को ऐसा महसूस हुआ कि अच्छा, लोगों को लगता है कि अरे ये शायद इस पे बेस करके उन्होंने बनाया होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स हमारे शो से इंस्पायर्ड। एक इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो बड़े लोग होते हैं उनमें बड़ा बदलाव आता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारिक शेख और आप देख रहे हैं जनसत्ता। और आज हमारे बीच हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स की यूथ स्टार कास्ट, जहां पे सचिन सर हैं, अतुल सर हैं, प्रिया जी हैं और एजाज खान जी हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सिटी ऑफ ड्रीम्स में आप लोग जब मुंबई आए थे, जो कि सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, तो आप लोग के क्या सपने थे सर? मेरे ख्याल से मुंबई में सिर्फ मैं आया था, बाकी सारे मुंबई के ही हैं। मुंबई की हूँ। हाँ। मुंबई से तो जब भी एक्टिंग के लिए आए मुंबई, तो क्या सपने लेकर आए थे आप लोग मुंबई? मेरा वही सपना था कि अच्छा एक्टर बनूं और अच्छे लोगों के साथ काम करूं। अभी भी वो सपना हम हासिल करने में कोशिश जारी है। वो ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा। प्रिया जी, आपका? मैं तो मुंबई की ही हूँ, यहाँ पे ही मैं पली बड़ी हुई हूँ और एक्टिंग भी बचपन से ही करती आई हूँ। तो बस एक्टर बनना है, ये मुझे पता भी नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है, और मैं बन गई एक्टर। और जब पता चला कि हम एक्टर बन गए, दिस इज व्हाट आई लाइक, तो ऐसे लगा कि ये इसी सपने को भी बड़ा करते हैं। सर, आप? मैं देखिए, जिस उम्र में मैंने काम करना शुरू कर दिया उस उम्र में सपने नहीं देखे जाते थे। और फिल्म इंडस्ट्री किसको कहते हैं, फिल्म क्या होती है, इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। मैंने 4-4.5 बरस की उम्र से मैंने काम करना शुरू कर दिया और प्रोफेशनली काम करना शुरू किया। तो जब मैंने थोड़ा होश संभाला तब तक मैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर हो चुका था। तब मुझे खुद को ऐसा महसूस हुआ कि अच्छा, ये इस प्रोफेशन ने मेरा सपना देखा था कि अतुल सर, आप? नागेश सर को पूछ के बताइए। नागेश सर को पूछ के नागेश सर को पूछ के बताता हूँ। मेरा ड्रीम ये था कि मैं सिटी ऑफ ड्रीम्स में काम करूं कभी। सर, सिटी ऑफ ड्रीम टाइटल की बात की जाए तो ये कितना ऐप टाइटल लग रहा है आपके लिए? मतलब बिल्कुल है। मुंबई ही ऐसी जगह है, ऐसी चीज है मुंबई के जहाँ पे अनगिनत लोग अलग अलग किस्म के सपने देखते हैं। किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ हासिल करना है। ये सारा जो खेल है वो सपनों का खेल है। अच्छा, ये सपना ऐसा है कि ये सिर्फ रात में सोते हुए सपना जो आता है उस सपने से ये ताल्लुक सिर्फ नहीं रखता, ये डे ड्रीमिंग से भी ताल्लुक रखता है। जो लोग डे ड्रीम करते हैं कि भैया मैं ये बनूंगा, मेरे पास भी ये बड़ा बंगला होगा, वो खुली आंखों से देखने वाला सपना जो है ना, उससे ज्यादा डील करता है ये सिटी ऑफ ड्रीम्स। ये सिटी ही ऐसी है, चकाचौंध करने वाली सिटी है ये। और ये ऐसी सिटी आपको दुनिया में कहीं भी और नहीं मिल सकती जो मुंबई है। आप लास वेगास से भी इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसका हिंदी जो नाम है वो बढ़िया है, माया नगरी। सिटी ऑफ ड्रीम्स, माया नगरी। सर, सीजन 1 और सीजन 2 की सफलता के बाद इस सीजन से लोगों को क्या ज्यादा एक्सपेक्टेशन है? क्या मतलब कि क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 होने के बाद सीजन 3 आ रहा है इस सीजन का, तो मतलब कि आप लोग के शोल्डर्स पे भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज की? जी, बहुत ही ऐसे कम शोज हैं हमारे देश में कि जिसके 3 सीजन बने हैं, बहुत ही कम है। तो यही अपने आप में मेरे ख्याल से एक अचीवमेंट है कि इतने उत्साह से ये तीसरा सीजन हम बना रहे हैं और हम ला रहे हैं। पहले जो 2 सीजन हैं हमारे, उसका सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा है। तो जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो तो शुरू होती है नागेश कपूर साहब और रोहित, जो क्योंकि लिखना बड़ा जरूरी होता है कि बहुत ही एक मंझे हुए राइटर्स की जरूरत होती है ऐसा लिखने के लिए। और सारी टीम लगभग वही है, मतलब एक्टर्स तो वही होते हैं लेकिन पूरी की पूरी टीम, राइटर्स, डायरेक्टर्स, टीम वही है। तो मेरे ख्याल से सबको ये पता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ऐसा जब हम शूट कर रहे थे 3rd सीजन तो हमें लगा कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। सर, क्या प्रेजेंट डे पॉलिटिक्स से प्रेरित है ये चीज और क्या? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि हम वेब सीरीज पहले बनाते हैं, जब रिलीज होती है तब पॉलिटिक्स में कुछ और घटता है और कभी कभार वो ऐसा कोइंसिडेंस हो जाता है कि इत्तेफाकन चीजें जो है वो सिमिलर जी। होती हैं और लोगों को लगता है कि अरे ये शायद इस पे बेस करके उन्होंने बनाया होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। प्रेजेंट डे नहीं, मुझे पॉलिटिक्स हमारे शो से इंस्पायर्ड। नहीं, मुझे इसी चीज का डर है और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपको शायद ये देख के लगेगा ये शो कि अरे ये हमने कहीं से लिया है, हाँ। तो जी नहीं, हमने ये शूट बहुत पहले किया है, तो हमारे राइटर से ये क्रेडिट मत छीनिएगा। सर आप लोग कैरेक्टर का ग्राफ जानना चाहेंगे, मतलब कि क्या इस सीजन में कितना बढ़िया ग्राफ होगा आप लोग के कैरेक्टर्स का? मुझे छोड़ के सबसे पूछिए क्योंकि ये बहुत ही कैरेक्टरलेस कैरेक्टर है। हाँ जी, अतुल जी। हाँ सर। जी मेरा कैरेक्टर बहुत ही सिंपल सा है कि पहले सीजन में मेरा जो लड़का था उसको मेरी बेटी ने मार दिया, हाँ। दूसरे सीजन में मेरी बेटी का जो लड़का था उसको मैंने मार दिया, मतलब मैं एक तरह से उसकी वजह था। जी। अब थर्ड सीजन में जाके अमेराव गायकवाड़ के पास जो इतना मेल शोविनिस्ट कैरेक्टर है, उसके पास सिर्फ उसकी बेटी बची है जी। और एक इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो बड़े लोग होते हैं उनमें बड़ा बदलाव आता है, तो वही मेरे ख्याल से थर्ड सीजन का ग्राफ है अमेराव गायकवाड़ के लिए। सर आपका इजाज़त। यार सिटी ऑफ ड्रीम्स के बारे में आप जो पूछ रहे थे ना, ये फर्स्ट सीजन में हमने देखा कि कुछ किरदार हैं, उनके ड्रीम्स हैं और ये सिटी में आके वो कैसे ऐसे अचीव करते हैं या अपने ड्रीम्स को छोड़ देते हैं या हार मान के निकल जाते हैं। सेकंड सीजन में आपने देखा कि गायकवाड़ परिवार में कैसे क्या उथल पुथल हो रही है, वो कैसे कुर्सी के लिए क्या करते हैं, कर पाते हैं और इवेंचुअली क्या होता है। थर्ड सीजन में आप देखेंगे कि अगर गायकवाड़ परिवार जुड़ भी रहा है तो बाहर से क्या खतरे आते हैं, तो उनमें से एक अहम हिस्सा मैं प्ले कर रहा हूं कि अगर पूर्णिमा गायकवाड़ जिनको वसीम खान अपना मेंटर मानता है या अपना अच्छा दोस्त मानता है या ये मानता है कि वो पॉलिटिक्स के जैसे एक टर्टी नहीं कहूँगा लेकिन एक ग्रे एरिया में वो दुनिया का अच्छा करने आई है, तो उन्हें वो कैसी मदद दे सकता है या उनका सपोर्ट कैसे बन सकता है, ये आप देखेंगे। ये मेरे करियर का एक ग्रोथ है थर्ड सीजन। जी आपका। पहले सीजन में आपने देखा कि वो एक हाउसवाइफ थी, उसका पैशन रीडिस्कवर उसको हुआ और वो पॉलिटिक्स में आई। सेकंड सीजन में आपने उसकी फाइट देखी फॉर सर्वाइवल, टिकने के लिए अपने पिताजी के खिलाफ। सेकंड सीजन जहाँ पे एंड होता है, जहाँ पे उसका बेटा मर जाता है और ये किसी भी इंसान के लिए बहुत ही बड़ा हादसा है जिंदगी में जो हुआ है, और उससे क्या वो उभर पाएगी, वो कैसे उभरती है, उससे उभरने में क्या कौन उसकी मदद करता है। और जो इन सब ने कहा कि अब ये सिर्फ खुद की पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये सिर्फ मुझे सीएम बनना है यहाँ तक का पॉलिटिक्स नहीं है, ये बाहर से जो आक्रमण हो रहा है पार्टी पे या गायकवाड़ परिवार पे, उससे कैसे बचाया जाए, उससे कैसे फाइट करे। और यही पूर्णिमा का इस सीजन का ग्राफ। सचिन जी, आप इनकी कितनी, मतलब सेकंड सीजन में हमने देखा कि आप इनको हर चीज बता रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है, और मतलब ये सीजन में आप इनकी कितनी मदद करेंगे आपके कैरेक्टर की? कुर्सी खींच लेते। ये कैरेक्टर जगदीश गुरव की ऐसी है जी। वो मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है ये समझना भी जरा मुश्किल है, क्योंकि वो दिखता तो है ये करता हुआ, लेकिन वो वाकई वो कर रहा है। You see, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जो है वो बैक ऑफ द माइंड पे ऑडियंस के हमेशा रहता है। पिछले 2 सीजन्स में तो हमने यही देखा है जी। तो इस तीसरे में भी अब ये क्या करेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि पिछले 2 सीजन्स में आपने जगदीश गुरव को जो करते हुए देखा है तो आप सीजन्ड हो गए हैं कि भैया ये ऐसा ही कुछ करेगा, लेकिन इस बार वो उससे भी हटकर कुछ चीज करेगा और करता हुआ नजर आएगा। सर, पॉलिटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं?
करते हैं, इसीलिए तो तीसरा सीजन अगर अच्छा बना जाए तो हाँ, जरूर ये बहुत जरूरी है हाँ कि आई थिंक ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस तो थोड़ी इमोशनल है, ह्यूमन चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट होती है। तो मुझे लगता है कि इस सिटी ऑफ ड्रीम्स में आप पॉलिटिकल टर्मोइल को ही नहीं, पॉलिटिशियंस के जो निजी जिंदगी है एग्जैक्टली उन पर खुलासा किया गया है, उनको ह्यूमन भी दिखाया गया है, उनकी तकलीफें दिखाई गई हैं। जितने बड़े होते हैं उनके प्रॉब्लम्स भी उतने ही बड़े होते हैं, तो वो कैसे डील करते हैं, कैसे नहीं डील करते हैं। तो ये देखने में एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंटरेस्टिंग। छोटी सी बात है, ये सिटी ऑफ ड्रीम्स चाहे वो पहला सीजन हो या दूसरा हो या तीसरा हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे ये एक फैमिली ड्रामा है। बस इतने 2 लाइन में ये बताना चाहूंगा। सर किसी भी शो की सीजन की सफलता किस बात पर डिपेंड करती है आपके हिसाब से, कि क्या एक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि हम डायरेक्टर? सिर्फ एक्ट करते हैं। नहीं, अच्छी स्टोरी और स्टार्ट्स विद द पर्सन हु मेक्स इट, स्टार्ट्स विद, तो उसके बाद फिर सारी चीजें जुड़ती हैं, जुड़ते जुड़ते अल्टीमेटली ऑडियंस जुड़ती है। सचिन जी और अतुल जी, आप लोगों ने थिएटर्स और स्क्रीन की अपार सफलता देखी है। इस मीडियम में आपको कितना चार्म लगता है कि या ट्रेंड की वजह से आप लोग जुड़े हुए हैं? जी बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है एंटरटेनमेंट में ओटीटी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो आर्ट है उसमें हम लोग हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है वैसे हम लोगों का भविष्य बदलता है, हम लोगों का काम करने का तरीका बदलता है। तो 4 साल एक ही किरदार करना, और सिर्फ वही चीज नहीं करते हैं हम लोग, क्योंकि वो आगे आगे ले जाते हैं उस कैरेक्टर को ओटीटी के जरिए। तो मेरे ख्याल से इसलिए मुझे एज एन एक्टर बहुत मजा आता है इस फॉर्मेट में काम करना। देखिए, मैंने जब काम करना शुरू किया था तब मुझे आदत थी, मेरा काम लोग जब देखते थे तो बड़े बड़े पर्दे पे देखते थे। उसके बाद ऐसा दौर आया कि मेरी वही फिल्में लोग टेलीविजन पे देखने लगे, तो वो चीज जो ऐसी थी वो इतनी हो गई, ठीक है। और मुझे अंदाजा ही नहीं था, सपने में भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग मेरी फिल्मों को या मेरे काम को ऐसे भी देखेंगे। तो ये बदलाव जो है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसका स्वीकार आपको करना पड़ेगा, तभी आप लोगों के दिलों के नजदीक हमेशा रहेंगे। आप दोनों से फिर से जानना चाहेंगे सर कि आप हिंदी के साथ साथ मराठी मीडिया में भी कई पॉपुलर फिगर हैं, तो मराठी कंटेंट में इवोल्यूशन को कैसे देखते हैं आप, और ओटीटी पर मराठी भाषा के कंटेंट कितना प्रॉमिसिंग स्कोप है आपको लग रहा है? ये डेवलपिंग स्टेज है, अभी बहुत डायनामिक है ये प्लेटफॉर्म। अभी 3-4 सालों से ही हम बात कर रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म की। तो सिर्फ मराठी नहीं, सारी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो अभी एक्सप्लोर कर रही हैं कि इसको कैसे हम हैंडल करें। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा जो जर्नी है वो बाकी है, और वो होगा, वक्त लगेगा, लेकिन वो हर रीजनल लैंग्वेज में ओटीटी प्लेटफॉर्म सेटल होगा। सचिन जी, आपको हम हिंदी मूवी कब डायरेक्ट करते हुए देखेंगे? मतलब आप जब फिल्म बनाना चाहेंगे बता दीजिए। लेकिन बहुत बहुत जल्द। लेकिन क्या है, मैं फिल्म अभी बनाने से ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ कि एक वेब सीरीज डायरेक्ट करूँ हिंदी में। तो उसमें वो क्या है ना, मैंने जिंदगी में हमेशा कदम आगे बढ़ाया है। तो फिल्में तो मैंने अभी तक 22 फिल्में डायरेक्ट की हैं एज ए डायरेक्टर। तो अभी मैं वेब सीरीज जो है वो बनाना चाहूंगा, वो भी एक मेरा सपना है। प्रिया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये सीरीज में आपका कैरेक्टर कितना कॉम्प्लेक्स है? बहुत ज्यादा। इतना कि हर रोज बी कॉम्प्लेक्स खाती है। इतना कि मैं हर रोज बी कॉम्प्लेक्स खाती हूँ, इतना कि मुझे खुद इस कैरेक्टर से कॉम्प्लेक्स आ गया है। बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और जेन्युइनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, क्योंकि उसका जो स्वभाव है, उसकी जो रिएक्ट करने की उसका जो तरीका है वो मेरे से बिल्कुल अलग है। वो बहुत शांत है और मैं बहुत चुलबुली लड़की हूँ, तो वो ठहराव खुद में लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, जो कि अच्छा है, ताकि मैं उस हिसाब से खुद पे और कैरेक्टर के लिए खुद वर्क कर पाए। पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प कैरेक्टर है। और सीजन 3 में तो और ज्यादा।
और ज्यादा, क्योंकि उसके बहुत सारे अलग अलग शेड्स आपको देखने को मिलेंगे इन सीजन 3 जो आपने पहले 2 सीजन्स में नहीं देखे। पहले एपिसोड से एक और खास बात मैं इन दोनों के कैरेक्टर के बारे में कहना चाहूंगा इस पर्टिकुलर सीजन में, थर्ड सीजन, कि वसीम और पूर्णिमा की दोस्ती का जो रिलेशनशिप है, जो पिछले 2 सीजन्स में इतने अच्छी तरह से सामने नहीं आया था जितनी अच्छी तरह इस सीजन में आ रहा है। बड़ी खूबसूरती से उसे लिखा गया है, जो मैंने पढ़ा तब मुझे वो महसूस हुआ, यू नो, उसके ऐसे कुछ न्यूएंसेस हैं जो उसे एक्सप्लोर करने में भी बहुत मजा है। हाँ, बहुत मजा है। इनकी दोस्ती का मुझे लगता है ऐसे चढ़ता हुआ ग्राफ है। हाँ, पहले पता नहीं सीजन है में कि ये वो तो मिले ही उसको- नहीं, एक ही बार हाँ। मिले, दूसरे सीजन में वो दोस्त बनते गए, और तीसरे सीजन में शायद एक दूसरे पे ट्रस्ट, विश्वास रखने वाले ये 2 ही है। हाँ, लेकिन अभी उसको आप दोस्त, अब वो दोस्त हैं या उनमें से एक कोई प्यार में मुब्तला हो गया है, या ये क्वेश्चन मार्क है। जी। इसका आंसर आपको मिले ना मिले, जी लेकिन ये क्वेश्चन मार्क जरूर है कि ये इनका रिलेशनशिप आखिर है है क्या? क्या। जी एजाज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस के बाद आपने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है, तो ऑडियंस भी वेट कर रही है आपको देखते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज आपके लिए? यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। तो सबसे पहले तो नागेश सर का जब कॉल आया, आई न्यू दैट समथिंग, इट्स अ माइलस्टोन इन माय लाइफ। और जैसे सर बता रहे थे कि एक एक्टर के लिए 4-5 साल तक एक कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना, उसे आगे लेके जाना, उसको जीना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। और आसान नहीं है। हाँ, बहुत चैलेंजिंग होता है। इनफैक्ट इसके पहले हम जब बात कर रहे थे, मुझे कभी कभी जाके पहले शोज देखने पड़ते हैं 2-3 उसका सुर मिलने के लिए, पहले सीजन्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि हम एक्चुअली आई मीन सर, अतुल सर और सचिन सर बहुत एक्सपीरियंस है उन्हें, लेकिन ये जोन में तो दिस इज जस्ट माय एंट्री। तो मुझे वो चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको ओवरकम करने में बहुत मजा आता है। हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज इन माय लाइफ, और बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है और मैं बहुत थैंकफुल। प्रिया जी, आपका कैरेक्टर आप लोग विस्फोट भी कर रही हैं, जो पूरी तरह से कमर्शियल मूवी है, क्या ये आपका बैलेंस मेंटेन करने के लिए करेंगे, मतलब कि मैं एक्टर हूँ, जो किरदार अच्छा लगे और जो मुझे चैलेंजिंग लगे मैं करूँगी। तो एक्टर्स का यह मानना है कि टीवी पर एक्ट करने और उनके बड़े पर्दे पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ये बात अभी कितनी सही लग रही है आपको, या इस बात से कितना एग्री करते हैं आप? टेलीविजन मैंने बहुत कम किया है, वैसे भी मैंने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम किया, मैंने थिएटर किया वहाँ पे। टीवी मैंने हार्डली कुछ 1-2 साल किया, वो भी मराठी में किया। वहाँ से आई थिंक मैं बहुत वक्त तक ऑडिशंस दे रही थी। एक ही मेरी आशा थी, और जो अभी भी है एक्सपेक्टेशन खुद से भी, कि हर लैंग्वेज में जहाँ पे भी अच्छे किरदार हो, बस अच्छे किरदार ढूंढो और करो, फिर चाहे वो मराठी हो, मलयालम हो, हिंदी हो, गुजराती हो, कोई भी लैंग्वेज हो। और किसी भी नो से और किसी भी प्लेटफॉर्म का अब आई थिंक वो लिमिटेशन रहा नहीं। जीता जाता सबूत हूँ मैं, टीवी से आया, मैंने डांस करता था, टीवी से आया, फिल्म्स भी की, और अभी ओटीटी पर फिल्म्स भी कर रहा हूँ और वेब शोज भी कर रहा हूँ। आई थिंक इवेंचुअली अगर आप हार्ड वर्क करते हो, पूरे दिल से काम करते हो, एंड यू आर लिटिल लकी एंड यू गेट द राइट अपॉर्चुनिटीज, देखो, सही जो एक्टर होता है ना, वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझता। सर, आईएनबी मिनिस्टर्स के रेगुलेशन के बाद आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म्स के सेल्फ रेगुलेशन किए हैं? आपसे जानना चाहेंगे। तो सेल्फ जी नहीं, ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं वो अपना काम करती रहेंगी, हम जो आर्टिस्ट लोग हैं वो अपना काम करते रहेंगे, और दोनों को एक साथ ही मिलके कुछ होता रहेगा। और अथॉरिटीज़ जो हैं वो चेंज होती रहेंगी, उनकी पॉलिसीज चेंज होती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि जो आज पॉलिसीज हैं वो कल रहेंगी। तो इसलिए जो सेंसरशिप्स हैं या जो भी ओटीटी पे जो भी वो रिस्ट्रिक्शंस लाना चाहेंगे, या जो वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता रहेगा, हम लोग हमारा काम करते रहेंगे। सर, सेंसरशिप की बात की गई है, तो मेरा दूसरा सवाल उससे है कि सर, ओटीटी कंटेंट के सेंसरशिप के बारे में आपका क्या मानते हैं? मतलब कि कुछ लोग ये मानते हैं कि मतलब सेंसरशिप होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे भी देख रहे हैं ओटीटी, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, आजकल तो काफी दक्षता ली जा रही है।
कि कौन से उम्र के बाद कौन से किसी को क्या देखना चाहिए, और वो घरों में फॉलो हो रहा है काफी हद तक। और ये पेरेंट्स का मेरे ख्याल से, हाँ, ये सेंसरशिप तो पेरेंट्स के हाथ में है, Parents वो के हाथ अथॉरिटीज, जैसा कि मैंने कहा, अथॉरिटीज के हाथ में नहीं होनी जिसको कि हम लोग पेरेंटल गाइडेंस कहते हैं। चाहिए। सर, एक और हमारी इंडस्ट्री में एक और प्रॉब्लम हो रहा है कि राइटर्स को क्रेडिट देने के बाद का असमंजस की स्थिति है सर। तो हॉलीवुड में हमने देख चुका है कि मतलब हॉलीवुड में रिसेंटली अभी मतलब लोगों ने Writer strike हो रहा है। जी, तो आपका क्या मानते हैं राइटर्स को हम अभी कितनी इम्पोर्टेंस दे सकते हैं या देना चाहिए आपके हिसाब से? हॉलीवुड में जो स्ट्राइक हो रहा है वो इसकी वजह से नहीं हो रहा है कि उनको तवज्जो नहीं दी जा रही, वो अलग चीज़ों की वजह से हो रहा है, एआई की वजह से हो रहा है। वो खास तौर पे ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें जो उनका हिस्सा जो उनको जाता है उसकी वजह से हो रहा है, तो इस वजह से नहीं हो रहा है। बट आपके हिसाब से इंडियन इंडस्ट्री में भी राइटर्स की यही परेशानी कि मतलब उनको इतना इम्पोर्टेंस मिलती नहीं है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऐसा नहीं लगता मुझे, नहीं, लोगों को। ऐसा नहीं लगता। पहले होता था ऐसा, गलत लेकिन काफी सालों पहले जब सलीम सलीम जावेद साहब ने, हाँ, वो जब जावेद आए साहब थे ने इंडस्ट्री में, जी। तब उन्होंने एक ओहदा अपना कायम किया था और राइटर्स की कैटेगरी को काफी ऊपर लेके गए थे, और काफी हद तक अच्छे खासे पैसे भी राइटर्स कमाने लगे थे। सर, किसी भी मूवी या सीरीज शो या सीबीएफसी से क्लियर होने के बाद भी कैंसिल कल्चर आप कितना सही मानते हैं? कैंसल कल्चर सर, निजी जो एक परिवार होता है उसमें भी गलत है। हाँ, अगर कोई कैंसिल कर दे अपने माँ बाप को, तो वो जितना गलत है उतना ही गलत सोसाइटी में है। सर, आपका क्या मानना हर चीज बिल्कुल, आई सेकंड दिस थॉट। है? सर, लास्टली आप ऑडियंस को क्या इस सीरीज के बारे में क्या हाईलाइट रहेगी आपके, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस? 26 में 26 मई को सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 3 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रहा है, और मुझे ये लगता है कि अभी थोड़े दिन बचे हैं, तो उसमें आप फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन जरूर देख लें, ताकि थर्ड सीजन में आपको और ज्यादा मजा आएगा। 26 मई डिज्नी प्लस हॉटस्टार सिटी ऑफ ड्रीम्स सीजन 3, made by Applause Entertainment and Mr. Nagesh Kokunur with his team. यार यही बहुत कहना चाहूंगी। ऑडियंस 2 सीजन देख रही है, हमारे कैरेक्टर से जुड़ी है, बहुत प्यार दिया है, और ये प्रॉमिस करेंगे कि देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत एंटरटेनिंग है, तो प्लीज देखिए।